हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक पूरा कर लिया था और आज हमें इसके देखने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ क्लियर ग्लास वेसल एन ऑब्जर्वर मूव्स हरसेल्फ टू अ पोजीशन वेयर कॉइन गेट्स जस्ट आउट ऑफ साइट। मतलब एक खाली ग्लास के अंदर एक कॉइन को रखा गया है और फिर एक ऐसी पोजीशन बनाई गई है अपने विजन की, अपने आईज की, कि वो जो कॉइन है वो इनविजिबल हो जाता है। ऐसा होता है ना, कांच की ग्लास में हमें कोई नीचे कॉइन रख देते हैं खाली ग्लास में, हम एक ऐसे एंगल पे अगर उसे देखें तो वो कॉइन इनविजिबल हो जाता है। तो अगर उसके बाद हम वाटर डाल दें तो क्या होता है, वाटर उसने फिर ऐड कर दिया वैसे में, तो व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, तो उसे क्या दिखेगा, उसे लगेगा, मतलब उसे फिर क्या दिखेगा, द कॉइन विल स्टार्ट टू अपीयर। जैसे ही वो पानी डालेगी उस ग्लास में, खाली वेसल में, तो वो जो कॉइन है वो फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और कैसा दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, मतलब जो ग्लास का सरफेस है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा। अब ये क्यों हो रहा है, ठीक है, दिखा क्या उसे कि जो कॉइन है वो थोड़ा, मतलब वो पहले इनविजिबल था, वो दिखने लग गया और सरफेस से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। अब इसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व हुआ है, फिनोमिना तो एक ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें नीचे से थोड़ा ऊपर दिखने लगते हैं। हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी था कि जो चीज ग्लास में नीचे की तरफ रखी है, मतलब अगर ये ऐसे ग्लास, मतलब एक वेसल है, यहाँ पे कॉइन रखा है, तो हमने पढ़ा था ऐसे रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हमें थोड़ी स्ट्रेट दिखेगी, कुछ इस तरीके का, ऐसे ही रफली हमने डायग्राम पढ़ा था। तो हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। तो ये फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का। तो लेबल डायग्राम यहाँ पे मैंने पूरा बना रखा है, इसलिए मैंने वो इरेज कर दिया। ये हमारे पास डायग्राम है ग्लास वेसल का, मतलब ये वेसल है, यहाँ पे कॉइन है। हमने जब वाटर ऐड किया तो क्या होगा, ये रेस तो ऐसे जाएंगी, लेकिन हमें क्या दिखता है, हमें स्ट्रेट लाइन में दिखता है। तो जब हम देखें, मतलब ये है नॉर्मल इसका, तो जब हम देखेंगे तो कॉइन हमें इस लेवल पे दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इतना ऊपर इतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं है, ये बस डायग्राम के हिसाब से ज्यादा लग रहा है। अगर यहाँ पे कॉइन है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। जो पूरी डेप्थ होती है उसे हम कहते हैं रियल डेप्थ, जो डेप्थ बचती है, मतलब जो दिखने वाले कॉइन के ऊपर जो डेप्थ है उसे हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो कॉइन हमें दिख रहा है वहां तक की डेप्थ को हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ। इसीलिए स्विमिंग पूल्स वगैरह भी हमें उठे हुए दिखते हैं। ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज लार्जर देन, इज डीपर देन इट्स अपीयर्ड। लिखा होता है ना, कॉशन बोर्ड्स पे लिखा होता है कि जो स्विमिंग पूल है ये जितना आपको दिख रहा है उससे ज्यादा डीप है। सो इट इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे विद रीजन। तो इसमें हमें इमर्जेंट रे बना के दिखानी है, मतलब सॉरी, इसमें हमसे बोला है कि इसमें से करेक्ट इमर्जेंट रे कौन सी है फर्स्ट पार्ट में। तो देखो, ये वाला डेंसर, ये वाला रेयरर मीडियम है। रेयरर से जब डेंसर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल तो शिफ्ट होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो इमर्जेंट रे है, अगर हम उसे ऐसे भेजते हैं, मतलब अगर जैसे ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो ऐसे जानी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर से वो ग्लास में जा रही है, तो वो क्या करेगी, इसके मतलब जो ये वाली रे है इसके पैरेलल होनी चाहिए ना। तो ये वाली रे अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये ऐसे क्यू पे जाके मिलेगी। ठीक है, जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे स्ट्रेट तो ये क्यू पे जाके मिलेगी। लेकिन अब इसकी जब मतलब क्यू है, तो क्यू का मतलब तो ये हो गया कि ये जो रे है ये डेविएट ही नहीं कर रही, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ग्लास प्रिज्म में क्या होता है, डेविएशन होती है ना। जो रे है वो डेविएट होती है। कैसे, जैसे ये ग्लास प्रिज्म है, ये कुछ इस तरीके से है ना। इमर्जेंट रे कहाँ होती है, इंसिडेंट रे के पीछे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो इमर्जेंट रे है वो होगी पी वाली, क्योंकि यहाँ पे वो क्या होगा, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा थोड़ा सा, और नीचे की तरफ बेंड होने के बाद फिर वो वापस ऐसे आगे को निकलेगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा पी। ओ सॉरी, यहाँ पे पी आना चाहिए था। आगे का एक्सप्लेनेशन वही है, यहाँ पे बस पी आएगा। P because the emergent ray will be parallel to incident ray and will be displaced away from the normal. नॉर्मल से क्या है, मतलब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो लाइट रे जो है ये नॉर्मल से तो दूर जा रही है ना। यहाँ पे देखो, नॉर्मल से दूर जा रही है, और अगर हम इसे स्ट्रेट एक्सटेंड करें तो ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल हैं। और इमर्जेंट रे हमेशा इंसिडेंट रे से पीछे होती है। जो हमने डायग्राम पढ़ा है उसमें क्या होता है, ये डायग्राम होता है ना, तो इंसिडेंट रे ऐसी है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और फिर यहाँ पे कहीं R है, तो R का तो सवाल ही नहीं उठता, R नहीं होगा।
Q होगा तो फिर वो सेम लाइन में हो जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो जो हमारा फाइनल आंसर है, मतलब जो जस्टिफाइड आंसर है इसका, वो होगा P, बिकॉज द इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी और नॉर्मल के अवे होगी। यहाँ पे ये नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर ये भी जा रही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के आगे बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इमर्जेंट रे is always behind incident ray। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा आंसर। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, P आएगा। द आंसर विल बी P। R नहीं है, यहाँ पे गलती से लिख दिया है P। उसके बाद B पार्ट। अब इसमें क्या है, एयर से वाटर में जा रहा है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल कौन बेंड हो रहा है, R। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है R, बिकॉज एयर बीइंग रेयरर एंड वाटर बीइंग डेंसर मीडियम, द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब एयर क्या है, लाइटर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, लाइटर कह सकते हैं यहाँ, या फिर कह सकते हैं रेयरर मीडियम है। तो लाइटर इज रेयरर मीडियम, वाटर इज डेंसर मीडियम, तो रेयरर से डेंसर के वक्त वो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। थर्ड, वो ग्लास से एयर में, लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, तो जब ग्लास से एयर में जाएगी तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। P और Q तो स्ट्रेट जा रही है तो ये नहीं होगी, और Q टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी आंसर, जो हमारा आंसर होगा वो होगा R, बिकॉज इट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम नॉर्मल। एयर बीइंग लाइटर मीडियम एंड ग्लास बीइंग डेंसर मीडियम, द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। Next, third question. White light is made to fall on one of a face of glass and draw a ray diagram to show the nature of emergent beam. अब यहाँ पे डायग्राम मैंने नेट से देखा है, यहाँ पे मैं खुद से बनाता तो शायद प्रॉपर, मतलब आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ पाता। यहाँ पे क्या है, आपको कैसे डायग्राम बनाना है, ये हमारे पास व्हाइट लाइट आई, आप इसे नॉर्मल पेन से भी, जैसे ब्लू पेन से ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे, और अब यहाँ पे स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। आपको अलग अलग कलर्स करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप ऐसे ये 7 रेज बना सकते हैं, और फिर ये 7 रेज ऐसे बाहर निकल जाएंगी। तो जो इमर्जेंट रे का नेचर है वो क्या होगा, कि इट अपीयर्स एज अ विबग्योर, मतलब वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो 7 कलर्स कौन से होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, विबग्योर। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इमर्जेंट रे क्या है, मतलब हमें शो करना है नेचर, तो ये हमने शो कर दिया कि जो इमर्जेंट रे है वो 7 अलग अलग कलर्स में बट गई है, डिस्पर्जन अकर हो गया। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये कलर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पेंसिल से डायग्राम बनाना है। फोर्थ, विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं है, ये सर्कल पूरे ऐसे बनेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेके यहाँ पे सब कुछ डिनोट कर दिया है। तो देखो, जो मैं आपको ऐसे पहले बिना डेफिनेशन के बताऊं, तो ये मान लो ये पूरा हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, ये पूरा एक स्फीयर है, तो इसका जो सेंटर होता है, स्फीयर का जो सेंटर है, जिसका लेंस एक पार्ट है, ये वाला जो लेंस है, मतलब जो ये वाला लेंस का पार्ट है, ये इस पूरे स्फीयर का ऐसे एक पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो जो इस पूरे स्फीयर का सेंटर है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इस वाले का, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होता है ये जो लेंस बन रहा है बीच में, जो इसका सेंटर होता है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। और जहां पे सारी पैरेलल लाइन, जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल सारी रेज जहां आके मिलती हैं, जैसे ये पैरेलल रेज जा रही हैं, ये जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, या फिर जिस पॉइंट से डाइवर्ज होंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट ऑफ, मतलब दो स्फीयर का वो सेंटर जिसका लेंस एक पार्ट है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सेकेंड है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, वो सेंट्रल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से कोई भी लाइट रे एकदम स्ट्रेट पास कर जाती है, मतलब बिना किसी रिफ्रैक्शन के या बिना किसी डिस्पर्जन के वो क्या करती है, एकदम स्ट्रेट पास कर जाती है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट हमसे पूछा है फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है,
किसी भी लेंस में वो वाला पॉइंट जहाँ पे सारी लाइट रेज आके मीट करें। जैसे ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी, तो वो जो पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे फोकस। अगर हम कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लेते हैं, तो जहां पे सारी लाइट रेज लगेगा हमें कि डाइवर्ज हो रही है, जैसे कि ये सारी लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होंगी, तो जिस पॉइंट पे वो डाइवर्ज होंगी वो पॉइंट होगा फोकस। ऐसे सो प्रिंसिपल फोकस क्या है? इफ अ बीम ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे फॉल ऑन द लेंस, देन ऑल रेज कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो वो सिंगल पॉइंट जहां पे सारी रेज कन्वर्ज होती हैं या फिर अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिफ्थ, वी आर गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट। अब हमें अलग अलग, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 55 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट 55 सेंटीमीटर पे है, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी वो हमें देखना है। तो यू हमें बोला, मतलब फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो हम 2f भी निकाल लेंगे। 2f आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब u है 55, मतलब कि u जो है वो 2f से बड़ा है, तो 2f के उस तरफ रखा है, तो ये कौन सा केस हो गया? बियॉन्ड 2f वाला, ठीक है। 2f के आगे रखा है ना, 2f से बड़ा है, मतलब 2f के भी पीछे रखा है, आगे नहीं, सॉरी पीछे रखा है। तो ये क्या हो गया? बियॉन्ड 2f वाला केस। तो जो ये वाले केस में क्या होता है, जो इमेज है वो हमेशा f और 2f के बीच में बनती है। तो हम ये वाला रे डायग्राम बना देंगे। हमें इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप कुछ नहीं पूछा है, बस इसमें नंबर्स दे दिए गए हैं। 2f f की जगह बस नंबर्स दिए गए हैं, जैसे हम करते थे ना बियॉन्ड 2f। तो वो बियॉन्ड 2f हमें बस वैल्यू दे दी गई है कि बियॉन्ड 2f है 55, ठीक है। सेकंड केस है 35। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, तो जो इमेज है वो क्या बनेगी? डिमिनिश्ड बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, और फोकस और 2f मतलब f और 2f के बीच में बनती है। नेक्स्ट 35 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से बड़ा है और 40 सेंटीमीटर से छोटा है, मतलब f और 2f के बीच में इमेज बन रही है। f और 2f के बीच में जब इमेज बनेगी, तो जो फाइन मतलब सॉरी 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 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में रखा है 35 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में है। तो जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है, तो जो इमेज है वो हमेशा बियॉन्ड 2f बनाई जाती है। इमेज जो होगी वो हमेशा 2f के बियॉन्ड होगी। देखो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए जिसमें फॉर्मेशंस का यूज आ रहा है, तो ये वाली फॉर्मेशंस आपको डेफिनेटली याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है। रे डायग्राम अगर याद नहीं होंगी तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि एक रे हमेशा फोकस से पास होती है, ये एरोज बनाने कभी नहीं भूलने, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रे डायग्राम्स आपको याद रखने हैं। ये वाला आपको केस समझ आया? f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। लास्ट वाले केस में फोकस से भी कम है, जो u है वो 15 सेंटीमीटर है, फोकस से भी कम है, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है, बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। तो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये ऐसे हमारी इमेज बन जाएगी, और ये इमेज जो है ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें कॉनकेव लेंस का यूज है। फोकल लेंथ 15 2f आ गया 30। तो फर्स्ट केस में 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर मतलब 2f पे रखी है। तो जब 2f पे हम इमेज को रखते हैं तो हमारी फॉर्मेशन देखो, इसमें कॉनकेव में तो काफी इजी है, एक जैसी फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनता है। तो ये हमारी इमेज हो गई, सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे रह गई इस तरफ, या ऐसे, और ये वाली लाइन को हम पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देंगे फोकस की तरफ, मतलब फोकस से, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज ए डैश बी डैश। बी पॉइंट है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब फोकस पे रखी गई है। तो जब फोकस पे रखी जाती है तो कैसे बनती है? ये फोकस पे हमने इमेज रख ऑब्जेक्ट रखा, मैं बार बार इमेज बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे रे बनी, सेम यही फॉर्मेशन, आप तो चाहे बिना लेंस के भी देख लो, हमेशा यही फॉर्मेशन बनती है, ये, और ये पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो कॉनकेव लेंस की फॉर्मेशन काफी इजी है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने इमेज बना दी, डन। एंड लास्ट 10 सेंटीमीटर मतलब फोकस से भी पास में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा,
वही सेम डायग्राम अपना, और इसे पीछे एक्सटेंड कर दिया जहाँ पे, और ये वाली लाइन जो हम एक्सटेंडेड लाइन है ये हमेशा फोकस पे कट करती है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये वाली लाइन हमेशा फोकस पे कट करेगी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करा वो हो गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश। इसमें हर इमेज की प्रॉपर्टी सेम होती है, जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमनिश्ड मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमनिश्ड, और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। सेम था फिफ्थ और सिक्स्थ, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले, रटना नहीं है मतलब इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में आपको आना चाहिए कि होगा कैसे, एफ और टू एफ के बीच में रखा हमने, ये सब किया, तो इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें रटने वाला कोई नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन आप रट भी लोगे, इन्हें आप रट नहीं सकते, आपको रे डायग्राम्स याद करने हैं, और फिर आपको अपना लॉजिक लगाना है कि एफ यहाँ है, टू एफ यहाँ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। सेवेंथ है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, हाउ इज द ऑब्जेक्ट पोजीशनड विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट रे डायग्राम। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है हम उसे यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहाँ पे मैं आपको आगे का बताने से पहले ये बता दूं कि इसमें हमसे ये नहीं बोला कि हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं कुछ भी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी केसेस बन सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे तीन केसेस होते हैं हमारे पास जब मैग्नीफाइड इमेज बनती है। चलो पहले फर्स्ट पार्ट बताता हूँ, मतलब वो तो आपको पता होगा। मैग्नीफाइड ग्लास के कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास। और अब ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाता है विद लेंस, तो अब ये चीज हमें देखनी है। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वो तीन जगहों पे जब हम रखते हैं तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट काफी इजी था, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। जब 2f और f के बीच में रखते हैं तब बड़ी बनती है, जब f पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनती है लेकिन बड़ी बनती है, इन्फिनिटी पे भले ही बने लेकिन बनती हमेशा मैग्नीफाइड है। और ऑप्टिकल सेंटर और एट फोकस, ठीक है, बिटवीन मतलब मैंने यहाँ पे फोकस वाला पॉइंट पहले बता दिया था कि जब फोकस पे रखें तो भी क्या बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, लेकिन इन्फिनिटी पे बिटवीन फोकस लेंथ, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर जब हम रखते हैं तो मैग्नीफाइड बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो आपको पिछली क्वेश्चन में याद हो हमने वो ग्रैंडमा वाला क्वेश्चन किया था जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सा बताया था, उसमें हमने ये वाला केस लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने ये वाला केस इसलिए था क्योंकि उसमें उन्हें रीड करना था, मैग्नीफाइंग ग्लास वाज यूज्ड फॉर सम रीडिंग पर्पसेस। उसके अलावा अगर कहीं और मतलब रीडिंग पर्पस के लिए नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो मैग्नीफाइड इमेज तो इन तीनों केसेस से बनती है, तो हम ये तीनों केसेस लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल है ये वाला, क्योंकि ज्यादातर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज जो है रीडिंग के लिए किया जाता है, रीड हम करते हैं हम हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखते हैं, तो ये वाला केस मोस्ट एप्रोप्रिएट है, हम ये वाले भी लिख सकते हैं। हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप तीनों केस लिख दीजिए। और जो रे डायग्राम बनाए वो प्रेफरेंशियली इसका बनाया, मैंने इसका बनाया क्योंकि ये वाला पॉइंट भी मतलब ये भी हम मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये वाली जो पोजीशन है इससे भी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। जैसे हमने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, ये वाली फॉर्मेशन आपको याद होगी, यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, बस यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप लिखें तीनों, टाइम बचे तो तीनों की रेट एंगल भी बना दें, लेकिन अगर टाइम कम हो तो प्रेफरेंशियली इसका बनाए, मतलब इसका रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो ये वाला केस है इसका बनाए। इसका मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, मैंने इसका बनाया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे भी इनलार्ज इमेज बनती है, फोकस पे भी इन्फिनिटी पे बनती है, और यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट मतलब पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करके बनती है सेकंड वाले केस में। तो इसके साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए। अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।